सो हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। आज बात करेंगे आज 21 अगस्त 2020 की द हिंदू संबंधी कुछ प्रमुख आर्टिकल्स का। देखते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल को। तो हमारा बेसिकली पहला जो आर्टिकल है वो है इंदौर विंस क्लीनेस्ट सिटी टाइटल्स अगेन। यानी कि आप सभी जानते होंगे कि जो इंदौर है, इंदौर शहर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसने भारत में सबसे क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जीता हुआ है। यानी कि भारत जो सर्वेक्षण जो सुरक्षा सर्वे ऑफ सुरक्षा जो भी था, स्वच्छता का सर्वेक्षण जो 2020 का हुआ था, उसमें उसने शीर्ष स्थान पर अपने स्थान को बरकरार रखे हुए, जो कि पिछले लगभग 3 सालों से अपना स्थान कायम रखे हुए। तो स्टार्ट करते हैं इसके संपूर्ण एस्पेक्ट को। यदि बात करें इंदौर के बारे में या फिर ये जो टॉपिक आज का ये आर्टिकल है, तो हम जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश है, इंदौर शहर उसी में पड़ता है। तो मध्य प्रदेश लगातार चौथी बार स्वच्छ शहर चुना गया है। मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, केंद्रीय नगरीय विकास मंत्रालय, यानी कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि जो लिखा हुआ है कि यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड थर्सडे कि फॉर द 4th ईयर इन अ रो इंदौर हैज़ बिन रैंक्ड द क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड थर्सडे। यानी कि आप सभी जानते होंगे कि लगभग चौथे साल भी इंदौर शहर जो है अपने क्लीनेस्ट सिटी में सबसे पहला स्थान बनाए हुए है इस पूरे भारत में। और ये जो रिपोर्ट दी गई है कि इंदौर शहर प्रथम स्थान पे है, वो रिपोर्ट दी गई है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रिपोर्ट के अंतर्गत। किसके द्वारा दी गई है? यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, यानी कि जो केंद्रीय नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जिनका नाम है, अगर हम आपसे पूछें कि केंद्रीय नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कौन है, तो वो होंगे हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने इसका ऐलान थर्सडे को यानी कि कल किया था। यानी कल ही इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो बात करें कि इसकी तो सर्वे ऑफ सैनिटाइजेशन इन ओवर 4,000 सिटीज़ वाज कैरिड आउट ओवर 28 डेज अर्लियर दिस ईयर। यानी कि ये तो उसकी गाइडलाइन हो, लेकिन थोड़ा समझते हैं इसके बेसिक पॉइंट्स को। तो हम जानते हैं कि ये जो सबसे पहले जो सर्वेक्षण में अगर बात करें, जो सुरक्षता का जो सर्वेक्षण होता है हर साल, ये लगभग पिछले 4 साल यानी 2016 से लगातार क्रमबद्धता के साथ हो रहा है। तो इस सर्वेक्षण में जो देश का जो सबसे पहला स्वच्छ शहर का जो इसने पुरस्कार जीता हुआ है, वो कौन है? तो वो है मैसूर शहर, कर्नाटक का मैसूर शहर। और मैसूर को सबसे पहला इसको स्वच्छ क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला था। और इसके बाद 17, 18 और 19 से, यानी कि 2017 से 2018 से 2019 से, यानी लगभग 3 सालों से 17, 18, 19 और बाकी 20 में भी उसने जीता। यानी लगभग 4 सालों में इंदौर लगातार शीर्ष स्थान पर बना रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का कार्य जो है लगभग जो है 28 दिनों में पूरा किया गया। और स्वच्छता ऐप पर अगर हम बेसिक बात करें, तो जो स्वच्छता ऐप लॉन्च किया गया था, तो उस पर लगभग जब आप इस बेसिक सभी आर्टिकल्स को स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि जो स्वच्छता ऐप है उस पर लगभग 1.7 करोड़ नागरिकों का रजिस्ट्रेशन कराया गया। और इसमें लगभग इस सर्वेक्षण में, जो कि स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, उसमें लगभग 129 शहरों 129 यानी 129 सिटीज़ और राज्यों को पुरस्कार दिए जाएंगे, क्योंकि वे विजेता हुए हैं। अब इसकी जो पूरी सूची है आप सभी के सामने प्रस्तुत है, आप सभी इसको ध्यान से देख सकते हैं कि जो लिखा है पहला, छत्तीसगढ़ स्कोर्स द हाईएस्ट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण असेसमेंट एमंग द 12 स्टेट्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ जीता है। छत्तीसगढ़ जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। लेकिन शहर की बात करें तो मध्य प्रदेश, आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बाकी इन सबकी लिस्ट दी हुई है कि इन्होंने कितना रैंक हासिल किया हुआ है। तो ये बेसिकली जो भी नॉलेज था इंदौर से संबंधित था। और बाकी जो क्लीनेस्ट सिटी का जो टाइटल होता है, जो एक स्वच्छ शहर का जो पुरस्कार होता है, ये अपने आप में कहीं न कहीं भारत की गरिमा और प्रतिष्ठा को और भी बेहतरीन और मजबूत करता है। अब देखते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बेसिकली एडिटोरियल पेज का ही पहला आर्टिकल है। और इस आर्टिकल के अंतर्गत हम कल जिस टॉपिक पे
चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, उसी पे बेस की चर्चा आज भी करनी है। यदि आप हमारे कल के वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके कल के वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो यानी कि इस आर्टिकल का नाम है लेस टैक्सिंग। टैक्सिंग का मतलब ये है कि इस आर्टिकल के अंतर्गत यदि आप कल न्यूज़पेपर या फिर बात करें कि न्यूज़पेपर से आप बने हुए हैं और कल इस द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस को देखे हुए हैं, तो आपको मालूम होगा कि एक नई या नारी यानी नेशनल रिक्रूटमेंट जो एजेंसी है, इसके तहत एक सिस्टम लागू किया गया है और ये है CET यानी कि CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया गया है। और इसी पर बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है मतलब कि सेंट्रलाइज है। तो उसी में कहा जा रहा है कि लेस टैक्सिंग मतलब एक तरह से जैसे आप कह सकते हैं कर मतलब जैसे कोई भी चीज़ हो तो समस्या को लेस करना है, यानी किसी भी चीज़ कठिनाई को किसी भी चीज़ को कम कठिन करना या फिर उसको और भी थोड़ा आसान करना, ये बेसिकली यही इसका टाइटल है। तो अ स्टैंडर्डलाइज्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट इज़ एन एडवांस बट मोर जॉब्स आर नीडेड। कहा जा रहा है कि अ स्टैंडर्डलाइज्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट इज़ एन एडवांस बट मोर जॉब्स आर नीडेड। एक स्टैंडर्डाइज्ड मतलब होता है एक मानक जो होता है, जो मानक होता है। रिक्रूटमेंट मतलब होता है भर्ती का, जो भी किसी भी भर्ती के जो टेस्ट होता है उसका जो मानक होता है वो अपने आप में एडवांस होता है, लेकिन जो जॉब्स होते हैं वो भी ऑलरेडी नीडेड होते हैं, वो भी आवश्यक होते हैं। मतलब कि यहाँ हम ये कह सकते हैं इसका भावार्थ कि यही कहा जा रहा है कि जो रिक्रूटमेंट टेस्ट को जो मानक होता है किसी भी भर्ती का वो अपने आप में एडवांस होता है, लेकिन जो जॉब्स होते हैं वो भी ऑलरेडी नीडेड होते हैं, आवश्यक होते हैं। द यूनियन कैबिनेट डिसीजंस टू क्रिएट अ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू कंडक्ट अ स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन फॉर नॉन गैजेट्स जॉब। बात की जा रही है कि जो यूनियन कैबिनेट ने डिसीजन लिया हुआ है, केंद्रीय मंत्रालय ने डिसीजन लिया हुआ है कि वो क्रिएट करेगी, कर चुकी है सॉरी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि NRA, जो कि कंडक्ट कराएगी, क्या कराएगी, कंडक्ट कराएगी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, यानी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएगी फॉर नॉन गैजेट्स जॉब। जो भी नॉन गैजेट्स जॉब होते हैं उनके लिए एक स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन कराएगी। स्क्रीनिंग मतलब जैसे आप समझ सकते हैं CET यानी कि ऐसा एग्ज़ाम जो सबके लिए हर एग्ज़ाम्स के लिए अवेलेबल हो, सूटेबल हो। यानी कि कैसे उसको हम देखते हैं। eliminating the needs for candidate to take separate examination of the Railways Recruitment Board, Staff Selection Commission and Institute of Banking Personnel Selection। यानी जो ये स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होंगे नॉन गैजेट जॉब के लिए वो क्या करेंगे, एलिमिनेटिंग द नीड्स फॉर कैंडिडेट टू टेक सेपरेट एग्जामिनेशन, वो एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, छाड़ देंगे किसको, जो नीड होती है फॉर कैंडिडेट्स के लिए टू टेक सेपरेट एग्जामिनेशन ऑफ रेलवेज, RRBs, SSC और IBPS। इन सभी के लिए जो एग्ज़ामिनेशन की जो नीड होती है कि जो कैंडिडेट्स हो वो सेपरेट एग्ज़ाम दे, क्या दे, वो सेपरेट से इन सभी का, जैसे RRB हो गया, SSC हो गया, आपका IBPS हो गया, इन सभी के लिए स्टूडेंट कैंडिडेट क्या करता है, अलग अलग सेपरेट एग्ज़ाम देता है। तो इस नीड को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, हटा देगा, इन सभी समस्याओं को ख़त्म कर देगा। इज़ अ वेलकम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मेजर। इज़ क्या, ये जो NRA ने कंडक्ट कराया स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन वो क्या है, इज़ अ वेलकम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मेजर, वो एक बेहतरीन शासन प्रणाली में सुधार का मानक है। यानी कि जो ये काम किया गया है बेहतरीन कार्य है और एक बेहतरीन शिक्षा में सुधार करेगा, शासन व्यवस्था में सुधार करेगा। फॉर सम ईयर्स नाउ द रेलवे हैव बीन द यूजिंग कंट्रैक्चुअल लेबर्स इन प्रोजेक्ट एंड सर्विस। हम जानते हैं कि जो कुछ अब सालों में जो रेलवे है वो यूज़ करती है कंट्रैक्चुअल लेबर्स प्रोजेक्ट एंड सर्विस, जो अपनी प्रोजेक्ट और सर्विस में एक कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब एक तरफ से जो ठेका होता है, बात वहाँ से संबंधित है, वो लेबर्स को उन पे प्रोजेक्ट, अपने कार्य और प्रोजेक्ट के लिए उनको अचीव करती है, उनसे कार्य करवाती है। बट द गवर्नमेंट सिस्टम, लेकिन जो भी गवर्नमेंट सिस्टम होता है, रिमेन्स अ मेजर रिक्रूटर। यानी कि इन सभी के बाद देखिए बेसिकली हम सभी जानते हैं कि जो रेलवे होती है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो भी लेबर्स होते हैं उनको अचीव करती है और उनसे काम प्रोजेक्ट और सर्विस के लिए काम करवाती है। लेकिन द गवर्नमेंट सिस्टम रिमेन्स अ मेजर रिक्रूटर, यानी कि जो इसमें भी जो मेजर रिक्रूटर जो मुख्यतः जो भर्ती करता होता है, यानी रिक्रूटर मतलब जो भर्ती करने वाला, वो बेसिकली गवर्नमेंट ही होती है, गवर्नमेंट सिस्टम ही होता है। इन मार्च दिस ईयर रेलवेज मिनिस्टर Piyush Goyal told Parliament that 4 employment notification for Group
C employees in the ministry were issued in 2019 for 1.43 lakhs posted besides a similar number selected in previous year। तो बात करेंगे यदि इस साल मार्च की बात करें तो जो रेलवे मिनिस्टर है कौन है, पीयूष गोयल जी, तो उन्होंने पार्लियामेंट में संसद में ये कहा कि दैट 4 एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ इन द मिनिस्ट्री वेयर इश्यूड इन 2019 कि 2019 में लगभग 4 नोटिफिकेशन आई ग्रुप सी के लिए कर्मचारियों के सिलेक्शन के लिए, जिसमें लगभग 1.43 लाख से यानी 1.43 लाख 1,43,000 पोस्ट थी। इसके अतिरिक्त और सिमिलर नंबर सिलेक्टेड द प्रीवियस ईयर, और इसी के सिमिलर नंबर मतलब एकदम जितना मतलब पोस्ट थी उतनी भर्ती भी हुई पिछले साल। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि द पोस्ट कमिंग अंडर द एम्बिट ऑफ द प्रपोज्ड एनआरए वुड कवर अबाउट 1.25 लाख जॉब अ ईयर। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि द पोस्ट कमिंग अंडर द एम्बिट का मतलब होता है एक प्रकार से एरिया आपका हो गया, दायरा हो गया या फिर क्षेत्र हो गया, बेसिकली उसी संबंधित है एम्बिट। तो ये कहा जा रहा है कि द एम्बिट द प्रपोज्ड एनआरए जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वुड कवर 1.25 लाख जॉब अ ईयर विच टिपिकली अट्रैक्ट अबाउट 2.5 करोड़ एस्पिरेंट्स। अब देखिए इसके अतिरिक्त ये कहा जा रहा है कि जो भी नंबर्स 1 पिछले साल की बात पीयूष गोयल जी ने कहा कि 1.43 लाख पोस्ट निकली और उस पर उतनी भर्ती भी हुई, और इसके बाद ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि जो भी पोस्ट कमिंग है जो अब आने वाले जो आ रहे हैं वो भी दायरे में आएंगी। वो किसके दायरे में आएगी, एनआरए के दायरे में आएगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंतर्गत दायरे में आएगी। वुड कवर जो कि कवर करेगी हर साल 1.25 लाख, जो कि हर साल 1.25 लाख जॉब कवर करेगी, विच टिपिकली जो कि अट्रैक्ट अबाउट 2.5 करोड़ एस्पिरेंट्स, जो कि लगभग 2.5 करोड़ एस्पिरेंट्स को अट्रैक्ट करेगी। मतलब कि उसमें लगभग 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देंगे, जिसमें कि 1.25 लाख जॉब क्रिएट हर साल किया जाएगा। द गेन्स फ्रॉम अ सिंगल एग्जामिनेशन व्हेन ऑफर्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन द रीजनल लैंग्वेज, जबकि कह रहा है द गेन्स फ्रॉम अ सिंगल एग्जामिनेशन, जो लाभ होगा, गेन्स मतलब होता है लाभ, फॉर सिंगल एग्जामिनेशन मतलब होता है CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो एक सिंगल एग्जामिनेशन कैंडिडेट देगा और इसके आधार पर ही उसका सिलेक्शन होगा। तो इसका गेन्स क्या होगा, साथ ही साथ व्हेन ऑफर्ड अ डिस्ट्रिक्ट लेवल इन द रीजनल लैंग्वेज, और साथ ही साथ ऑफर ये भी जब ऑफर दिया जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का एग्ज़ाम होगा रीजनल लैंग्वेज में होगा, क्षेत्रीय भाषा में होगा, एज अपोज टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ टेस्ट इन फीवर लोकेशन और सेल्फ एविडेंस। अब देखिए 2-3 बातें इसके संदर्भ में ये कह रहा है कि पहली बात ये जो अब एग्ज़ाम्स आने वाली हैं वो एम्बिट में दायरे में आएंगी, एनआरए के एम्बिट में आएंगी, एनआरए के क्षेत्र में आएंगी, जो कि हर साल करीब कवर करेगी 1.25 लाख जॉब हर साल, और जिसमें कि लगभग 2.5 करोड़ एस्पिरेंट्स हिस्सा लेंगे। और इससे क्या लाभ होगा उसको पहले बात कर रहा है कि लाभ क्या होगा कि द गेन्स फ्रॉम अ सिंगल एग्जामिनेशन, कि सिंगल एग्जामिनेशन होने की वजह से बहुत सारे लाभ होंगे, जैसे कि और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्ज़ाम होंगे, रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्स होंगे, और साथ ही साथ अपोज टू मल्टीप्लिसिटी टू टेस्ट इन द फीवर लोकेशन आर सेल्फ एविडेंट। अपोज मतलब होता है मना करना, टू अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ टेस्ट, कि एक प्रकार से मल्टीप्लिसिटी मतलब कि बहुवाद, जैसे कि अनेक प्रकार के जो एग्ज़ाम्स स्टूडेंट देते हैं, अनेक प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए अनेक प्रकार के फॉर्म डालते हैं, तो विभिन्न प्रकार के उनको एग्ज़ाम्स भी देने पड़ते हैं। तो उसी की बात कर रहा है कि जो भी टेस्ट देते हैं मल्टीप्लिसिटी बहुवाद जो टेस्ट देते हैं लोग, तो फीवर लोकेशन और सेल्फ एविडेंस, उसके लिए कम ही लोकेशन पे वो खुद ही सेल्फ एविडेंट बनेंगे, मतलब कम ही एक सिंगल एग्जामिनेशन देकर वो जो भी वो मल्टीप्लिसिटी टेस्ट देते थे उनसे वो बच जाएंगे, और उनसे लाभ भी होगा। कैंडिडेट्स वुड नो लॉन्गर हैव टू ट्रेवल, अन्य कुछ बातें कर रहे हैं कि कैंडिडेट्स वुड नो लॉन्गर हैव टू ट्रेवल द अर्बन सेंटर एट अ कंसिडरेबल एक्सपेंस एंड हार्डशिप टू टेक इन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। अब देखिए कुछ और भी महत्वपूर्ण लाभ है, ये बता रहा है कि जो कैंडिडेट है नो लॉन्गर हैव टू ट्रेवल, ये वो लंबी दूरी से यात्रा भी नहीं करेंगे टू अर्बन सेंटर्स, कि अर्बन सेंटर यानी शहरी क्षेत्रों की तरफ जो उनका सेंटर जाता है उनके लिए उनको एक लंबी यात्रा करनी पड़ती थी, अब वो नहीं करनी पड़ेगी। अनकंसिडरेबल एक्सपेंस, साथ ही साथ कुछ खर्चा भी होता है, एंड हार्डशिप टू टेक इन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, और साथ ही साथ
जो हार्डशिप टू टेक, हार्डशिप में जो भी कठिनाई होती है एक एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के लिए, उसको पहली बात तो अपने रूरल क्षेत्र से अर्बन क्षेत्र में जाना पड़ता है, एक्सपेंस भी अधिक होता है और भी अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट देने के लिए उसको। तो अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस subject to age limit and the 3 years verdict for score, the position positive features at the long term relevance of the such reforms will depend on the commitment of governments। यानी साथ ही साथ ये कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, अब अपॉर्चुनिटी है किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, किसकी, कि वो अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट करें, सुधार करें, सब्जेक्ट टू एज लिमिट, सब्जेक्ट टू एज लिमिट मतलब कि देखिए बात कर रहा है अंडर 3 years वैलिडिटी फॉर स्कोर फॉर पॉजिटिव फीचर्स। तो देखिए अगर इसका आप वो एक बेसिकली फंडे समझाएं इसका, तो जो CET है उसको देकर आप किसी भी एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं। इसको यदि आप एक बार देते हैं तो ये आपका 3 years के लिए वैलिड होता है कि 3 साल के अंदर कोई भर्ती आती तो उसमें आप योग्य माने जाएंगे। दूसरी बात, यदि आपका इसके दौरान आपको 3 चांस भी मिलते हैं कि आप 3 बार CET दे सकते हैं, किसके लिए, टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, यानी टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, कि अपनी परफॉर्मेंस को वो इम्प्रूवमेंट कर सके, यानी 3 बार वो देकर अपनी परफॉर्मेंस का जो भी रैंक है, जो भी नंबर्स है उसमें वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। पहली बार कुछ आया, अगली बार देकर उसमें और भी सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो उनका रिजल्ट बनेगा वो लगभग 3 साल के लिए वैलिड होगा और ये एक प्रकार का इसका पॉजिटिव फीचर है। Yet the long term relevance, the such reforms will depend on the commitment of government to raise the level of public employment and expand service to public, both which are low in India। एक बेहतरीन महत्वपूर्ण बात बता रहा है कि yet the long term relevance, रेलेवेंस मतलब होता है आपका संबंधित, क्या होता है, संबंधित। आप सच रिफॉर्म्स विल डिपेंड द कमिटमेंट, बट जो ये जो रिफॉर्म्स हुआ है एक लंबे समय के बाद वो संबंधित है, वो डिपेंड करेगा किस पे, कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट, किस पे, जो गवर्नमेंट है उसकी कमिटमेंट पे, कि उसने जो कहा है कि वो करती है कि नहीं, इस पे डिपेंड करता है। आगे, टू रीच द लेवल ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपेंड सर्विसेज टू पब्लिक, कि वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है उसको एक्सपेंड करती है कि नहीं, और जो सर्विस है पब्लिक के लिए उसको भी बढ़ाती है कि नहीं, क्योंकि इन्हीं दोनों की बोथ ऑफ विच आर लो इन इंडिया, क्योंकि इन्हीं दोनों की संख्या काफ़ी भारत में स्थिति लो है। यानी कह रहा है जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है वो उसमें कमी है, साथ ही साथ जो भर्तियां हैं वो तो पहली बात बड़ी मेहनत से आती हैं, उसके बाद भर्तियों की जो संख्या उसमें भी कहीं ना कहीं कमी रहती है। तो ये दोनों कमियां जो भारत की हैं तो वो तो विचार लो इन इंडिया, ये दोनों की स्थिति भारत में काफ़ी लो है। तो ये बेसिकली सभी जानकारी रही इस पहले आर्टिकल संबंधित। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चन को। बात करें आज के क्वेश्चन की तो आप क्वेश्चन लिख के लाएंगे कि आल जो ये क्लीनिंग सिस्टम आया है, पहला आर्टिकल के हमने पढ़ा क्लीनिंग सिस्टम, सेकंड में हमने पढ़ा कि CET, तो आप कल CET और NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी पे एक टिप्पणी लिखेंगे, दोनों पे थोड़ा थोड़ा कम से कम 50 वर्ड्स पे। ये आपका आज का क्वेश्चन है, इस पे आप लिखेंगे, तैयार करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स टू ऑल।